In this video, SFI Part 2, we will talk about the accumulator register B, DPTR and SP register. Accumulator, which is similar to 8085, holds the result of arithmetic and logic operations. अरिथमेटिक में जो दूसरे प्रोसेसर में होता है वैसे ही यहाँ पर भी हम जब अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट अक्यूमुलेटर में सेव होता है. नॉर्मली अक्यूमुलेटर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस. यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है. हम अक्यूमुलेटर को यहाँ पे ACC या फिर A नाम से एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसका एड्रेस E0 वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. हम जानते हैं कि हमारे पास जो रैम है 00 से 7F उसको हम जनरल पर्पस रैम बोलते हैं, जिसमें बीट एड्रेसर एरिया, रजिस्टर एरिया एंड देन 30 to 7F जो एरिया है वो हमारा जनरल पर्पस है. तो 7F के बाद 80 से FF तक जो एड्रेसेस है दैट आर रिजर्व फॉर SFR. जो 80 से FF तक का हमारा रैम एरिया है वो हमने SFR के लिए कंट्रोलर में SFR के लिए रिजर्व रखा गया है. तो उसमें से एक एड्रेस E0 अक्यूमुलेटर का है. यहाँ पे और एक बात है कि अक्यूमुलेटर इज बोथ बाइट एंड बीट एड्रेसेबल. अक्यूमुलेटर बीट एड्रेसेबल भी है और बाइट एड्रेसेबल तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मूव A,#25 तो अक्यूमुलेटर में 25 कॉपी होता है, वो हम बोलते हैं बाइट एड्रेसेबल. तो बीट एड्रेसेबल यहाँ पे नई बात है, तो वो क्या है हम देखते हैं. अब देखिए ये फिगर में जो मैंने लिखा है ACC.0, ACC.1 ये सारे अक्यूमुलेटर के बीट है. ACC.0 इज़ LSB बीट एंड ACC.7 इज़ MSB बीट. और मैंने नीचे बीट के एड्रेस भी बताए हुए हैं, जैसे कि E0, E1, E2, E3, E4 ये सारे बीट के एड्रेसेस है. तो हम बीट का नाम या फिर बीट का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं. और अक्यूमुलेटर का बाइट का नाम क्या है A और उसका बाइट का एड्रेस क्या है E0. तो हम अक्यूमुलेटर को नाम या एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं. तो हम उसके एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है मूव A,#35. तो ये 35 अक्यूमुलेटर में कॉपी करता है. या फिर उसके बदले में आप लिख सकते हो मूव E0, #35. अब नोट कीजिए E के आगे मैंने 0 लिखा है क्योंकि ये एड्रेस अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट होता है. तो जो एड्रेस अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट होता है उसके आगे हम 0 लिखते हैं. यहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शन का फंक्शन सेम है. जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन में 35 अक्यूमुलेटर में कॉपी होता है, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो मूव 0E0 है वो भी अक्यूमुलेटर का एड्रेस है, इसलिए 35 A में जाएगा. और जो मैंने बताया था कि ये बीट एड्रेसेबल है, तो उसके लिए उसके साथ बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं. जैसे कि सेट बी इंस्ट्रक्शन है, सेट बीट. सेट बी का बी रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है. सेट बी का मतलब है सेट बीट. तो सेट बीट ACC.7 का मतलब है कि हम ACC.7 नंबर के जो MSB बीट है अक्यूमुलेटर का उसको हम सेट करेंगे. या उसके बदले मैं लिख सकता हूँ सेट बी 0E7. 0E7 क्या है? एड्रेस ऑफ बीट 7. तो यहाँ पे जब हम बूलियन इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो एड्रेस यूज़ करते हैं वो बीट का एड्रेस होता है. जैसे कि E0 एड्रेस अक्यूमुलेटर का भी है और E0 एड्रेस ACC.0 का भी है. तो मैं बूलियन इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ तब जब E0 लिखता हूँ तो वो ACC.0 का है, पूरे अक्यूमुलेटर का नहीं है. तो आपको ये याद रखना है कि जब आप बाइट वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो तो जब E0 रखते हो तो वो पूरे A का एड्रेस होता है, अक्यूमुलेटर पूरा एड्रेस होता है. और जब मैं बूलियन इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ और उसमें E0 यूज़ करता हूँ तो वो ACC.0 बीट का एड्रेस है. यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्लियर ACC.0 वो बीट को क्लियर करती है, 0 करती है. अब उसके बदले में एड्रेस भी यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि आप कैसे अक्यूमुलेटर को एक्सेस कर सकते हो, अक्यूमुलेटर के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. ओके. Other arithmetic and logic operation, of course, we can do with the addition, subtraction, and or not logic with the accumulator. Okay.
देन वी हैव अ बी रजिस्टर। अब हम बी रजिस्टर की बात करेंगे। तो जो बी रजिस्टर है वो भी बीट एड्रेसेबल है। और जैसे कि नॉर्मली हम मूव ए कॉमा बी या फिर मूव बी कॉमा है साइन 25 ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे बी का एक स्पेशल पर्पस है कि जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो हम ए और बी रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो जो 8051 का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कैपेबल है। और उसमें दो रजिस्टर यूज़ होते हैं, ए एंड बी। यू कैन नॉट राइट मल्टीप्लाई ए आर वन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है MUL AB, वो देखते हैं हम। और मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए ये रजिस्टर यूज़ होता है, इसलिए ये स्पेशल रजिस्टर है। अब ये बीट एड्रेसेबल भी है, रजिस्टर बी इज़ ऑल्सो बीट एड्रेसेबल। अब उसका डायरेक्ट एड्रेस है F0। तो आप रजिस्टर बी को नाम से या फिर एड्रेस से एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मूव ए कॉमा बी, और या आप लिख सकते हो मूव 0E0 कॉमा 0F0। 0E0 एक्यूमुलेटर का एड्रेस है और 0F0 बी का एड्रेस है। तो मूव ए कॉमा बी या फिर मूव 0E0 कॉमा 0F0 दोनों इंस्ट्रक्शन सेम है। तो यहाँ पे मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि D0 जो एड्रेस है वो PSW का है, E0 एक्यूमुलेटर का और F0 बी का, D0 E0 F0। और यहाँ पे बीट एड्रेस भी है, F0 F1 F2 F3 वो सब बीट एड्रेसेस है। तो सेट बी B.3, सेट बी B.3 वो B.3 नंबर के बीट को सेट करता है। और या फिर आप लिख सकते हो सेट बी 0F3H, जो F3 किसका एड्रेस है, जो B3 बीट है उसका एड्रेस है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखते हैं आगे। पहले मल्टीप्लाई देखते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन वी कैन यूज़ रजिस्टर ए एंड बी। सो यहाँ पे सैम्पल के लिए ए में 77 और बी में 55 मैंने लोड किया है। तो दिस आर सैम्पल डेटा। हम 77 और 55 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। फिर मैंने लिखा है MULAB। सो MULAB इंस्ट्रक्शन है जो ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा जाता है MULAB। और ऑपरेशन क्या होता है, ए मल्टीप्लिकेशन बी। तो 77 एक्स और 55 हेक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 2783H। अब ये 2783H 16 बिट डेटा है, तो वो एक्यूमुलेटर में तो आएगा नहीं। तो 2783 कैसे स्टोर होता है, तो रिजल्ट स्टोर होता है बी एंड ए रजिस्टर में। बी में होता है हाई बाइट और ए में होता है लोअर बाइट। तो 27 जाएगा बी में, 83 जाएगा ए में। अगर आंसर अपना 8 बिट है, जैसे कि मैं 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो आंसर आता है 15 0F। तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, लोअर बाइट इज स्टोर इन एक्यूमुलेटर। अगर आंसर 32 16 बिट का है तो वो बी और ए में स्टोर होगा। ठीक है, अब डिवीजन इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। सो डिवीजन इंस्ट्रक्शन में ए बाई बी होता है, बी में डिवीज़र रहता है और ए में डिविडेंड रहता है। तो जब हम डिवीज़न करना चाहते हैं तो आप ए में डिविडेंड और बी में डिवीज़र रखिएगा। जिसको डिवाइड करना है वो ए में और जिससे डिवाइड करना है वो बी में। तो यहाँ पे मुझे 65 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैंने 5 बी में रखा है, 65 ए में रखा है। और 65 हेक्साडेसिमल है, उसका जो आप डेसिमल कन्वर्जन करते हो तो वो होता है 101। जैसे कि 101 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 20 और शेष बढ़ता है 1, रिमाइंडर रहता है 1। सो उसको अगर 20 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आंसर होता है 14। सो हेक्साडेसिमल आंसर आएगा, इसीलिए मैंने ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो आंसर इसका डिवीजन का आंसर आएगा 14 और रिमाइंडर रहेगा बी। तो क्वोशंट है 14 और रिमाइंडर है बी। तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, ए में आंसर आएगा, और रिमाइंडर किस में आएगा, बी में। तो जो शेष बढ़ता है वो बी में आएगा, और जो रद्दी या फिर गुजराती में बोलिए तो भागाकारનું ફળ ए 14 में આવશે, 14 में आए सॉरी ए में आएगा। ठीक है, ए में रिजल्ट और बी में रिमाइंडर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, राइट।
ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट रजिस्टर वी विल डिस्कस इज DPTR। DPTR ये 16 बिट रजिस्टर है। अब 8051 में दो रजिस्टर 16 बिट का है, DPTR एंड PC। PC का काम है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। PC होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब DPTR 16 बिट इसलिए है क्योंकि हम उससे एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी जो कि 64K तक हो सकती है, उसका एड्रेस भी 16 बिट का हो सकता है। सो नॉर्मली memory, if we connect external memory, then the address of the external memory is 16 bit. So ये DPTR 16 बिट का एड्रेस होल्ड करता है, उसको पॉइंट करता है, डेटा पॉइंटर बोलते हैं उसको। रैम के साथ नॉर्मली रैम को एक्सेस, एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। DPTR जो 16 बिट का रजिस्टर है, उसको हम 8 बिट रजिस्टर की तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर उसका नाम हो जाएगा DPL एंड DPH। जब हम उसको 8 बिट रजिस्टर की तरह यूज़ करना चाहेंगे तो उसका दो पार्ट हो जाएंगे, DPL एंड DPH। DPTR is most widely used for accessing external RAM with the MOVX instruction. DPTR is not bit addressable, वो बीट एड्रेसेबल नहीं है। SFI में कोई रजिस्टर बीट एड्रेसेबल है, कोई रजिस्टर बीट एड्रेसेबल नहीं है। जैसे कि SBOF रजिस्टर जो है सीरियल बफर, वो बीट एड्रेसेबल नहीं है। TMOD भी बीट एड्रेसेबल नहीं है, और ये DPTR भी बीट एड्रेसेबल रजिस्टर नहीं है। तो उसके इंडिविजुअल बीट सेट रीसेट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने बताया कि DPTR को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो MOV DPTR ## 2500 जो मैंने बताया है, उससे 2500 DPTR में लोड होगा। ये 16 बिट नंबर है, अब 16 बिट नंबर DPTR में लोड होगा। अब ये DPTR इज कैपेबल ऑफ पॉइंटिंग 2500, जो 2500, अब हम अज्यूम करते हैं कि ये 2500 एड्रेस ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। सो एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस हम DPTR में लोड करते हैं, तो फिर ये DPTR वहाँ पे पॉइंट करता है। और देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MOVX A, DPTR यूज़ कर सकते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। अगर ये दो इंस्ट्रक्शन हम साथ में देखें तो 2500 का कंटेंट A में आएगा। सो 2500 कहाँ पे है? बाहर एक्सटर्नल मेमोरी में, उसका कंटेंट A में आएगा। जैसे कि हम बाहर से डेटा रीड कर सकते हैं, ऐसे हम बाहर डेटा भेज भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं एक्सटर्नल रैम में। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है MOVX @DPTR, जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तीसरा। और एक और इंस्ट्रक्शन है MOVC, उसका मतलब है मूव कोड। जब आप प्रोग्राम मेमोरी को रीड करना चाहते हो तो आप MOVC यूज़ करते हो, जिसमें इंडेक्स्ड मोड यूज़ होता है। और MOVC A, A+DPTR इंस्ट्रक्शन है। A+DPTR का मतलब है कि A में जो कंटेंट है और DPTR में जो कंटेंट है, उसको ऐड होकर एड्रेस बनेगा। जैसे कि A में 5 है, DPTR में 2000 है, तो 2000 + 5 वो हमारा एड्रेस बनेगा, और वहाँ से एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा। और यहाँ पे नोट कीजिए, ये MOVC इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग द कोड मेमोरी। कोड मेमोरी में वैसे हम इंस्ट्रक्शन से कुछ राइट नहीं कर सकते। कोड मेमोरी में अगर कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए प्रोग्रामर चाहिए। या फिर आप DPTR को दो रजिस्टर की तरह एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि MOV DPH, A, या फिर MOV DPH, S40, या फिर MOV DPL, 50H। DPL एंड DPH टू सेपरेट रजिस्टर, वो हम DPTR को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ जो एग्ज़ाम में कभी कभी आती है, इसलिए जब हम रीसेट करते हैं तो रजिस्टर्स की वैल्यू क्या रहती है। नॉर्मली सभी रजिस्टर 0 हो जाते हैं, जब हम रीसेट करते हैं क्लियर हो जाते हैं। पर यहाँ पे आप नोट कीजिए, SP का वैल्यू 07 रहता है। सो ये एग्ज़ाम में कभी कभी हमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ SP व्हेन रीसेट इज़ प्रेस्ड। तो इसका आंसर है 07। ये इसलिए है क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 7 रहता है। 0 से 7 हमारा एरिया कौन सा है रैम में? वो जनरल पर्पस रजिस्टर है, R0 से R7। तो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है कि वो एरिया से हम स्टैक स्टार्ट नहीं करेंगे।
जो एसपी में जो एड्रेस होता है उसके बाद से स्टैक स्टार्ट होता है। तो एसपी में अगर 07 है तो हमारा स्टैक स्टार्ट होगा 8 से। सो बाय डिफ़ॉल्ट आवर स्टैक मेमोरी स्टार्ट्स एट 08 डिफ़ॉल्ट। अगर हम स्टैक पॉइंटर में कुछ भी नहीं लिखते तो हमारी मेमोरी स्टैक मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है 08 से। 0 टू 07 हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है R0 टू R7 बाय ऑफ बैंक 0। अगर हम सभी रजिस्टर को छोड़ना चाहेंगे, if we do not want to use the register area of RAM, then we can start our stack at 20H। तो उसमें मैं क्या लिखूँगा मूव SP ##1F। तो 1F में लिखता हूँ तो मेरा स्टैक मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होगा 20 से। अगर मैं बीट एड्रेसेबल एरिया को भी लेफ्ट करना चाहूँगा जो कि 20 से 2F है बीट एड्रेसेबल एरिया रैम के अंदर, तो मैं स्टैक स्टार्ट करूँगा 30 से। तो मूव SP #2F। तो 2F में जब लिखता हूँ उसमें तो मेरा स्टैक स्टार्ट होगा 30 से। तो जनरल पर्पस रैम में आप कहीं भी 30 से 7F में कहीं भी आप स्टैक स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे SP 8 बिट का है। अब एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जब हम रीसेट प्रेस करते हैं तब ऑल पोर्ट पिन्स बिकम्स हाई, पोर्ट पिन्स हाई हो जाती है एंड दे आर वर्क एज इनपुट पोर्ट व्हेन ऑन रीसेट। रीसेट करते हो तभी सभी पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह काम करते हैं। फिर आप उसको इनपुट या आउटपुट डिफाइन कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन से डिफाइन कर सकते हो, प्रोग्राम से डिफाइन कर सकते हो। तो स्टैक पॉइंटर है वो 8 बिट का है और 8085 में ये 16 बिट का था। अब इसका एड्रेस है 81। सो हम स्टैक पॉइंटर को भी फिजिकल एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं और नॉर्मली उसमें डिफ़ॉल्ट 07 रहता है। जब रीसेट प्रेस करते हैं तो अपना स्टैक स्टार्ट होता है 08 से। ठीक है, अगर मैं स्टैक में 50 SP में 50 लोड करता हूँ मूव SP, #50, अगर मैं वहाँ से उसको इनिशियलाइज करना चाहूँगा तो मेरा स्टैक स्टार्ट होगा 51 से। स्टैक मेमोरी स्टार्ट होगा 51 से। और स्टैक में आप कैसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, पुश एंड पॉप। तो पुश इंस्ट्रक्शन से स्टैक में डेटा स्टोर होगा और पॉप से हम निकाल सकते हैं। और स्टैक के साथ डायरेक्ट एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो पुश आप एड्रेस लिख सकते हो, जैसे कि मुझे एक्यूमुलेटर पुश करना है तो मैं लिखूँगा पुश 0E0। बी रजिस्टर को पुश करना है तो मैं लिखूँगा पुश 0F0। ठीक है, आगे देखते हैं। एक स्टैक ऑपरेशन मैंने बताया हुआ है कि मैं SP में 50 लोड करता हूँ तो इसका मतलब है मेरा स्टैक स्टार्ट होगा 51 से। फिर मैं R1 में 34, R2 में 55 और R3 में 77 कॉपी करता हूँ डेटा और फिर मैं रखता हूँ पुश 1, पुश 2 एंड पुश 3। पुश 01 का यहाँ पे मतलब है कि मैं R1 को पुश करता हूँ क्योंकि R1 का एड्रेस 01 है। पुश 2 का मतलब है कि मैं R2 को पुश करता हूँ। पुश 3 का मतलब है कि मैं R3 को पुश करता हूँ। SP मेरा कहाँ पे था 50 पे। जब मैं पुश करता हूँ डेटा तो मेरा SP 51 पे आता है और वहाँ पे पुश 01 तो R1 का कंटेंट जो कि 34 है वो पुश होता है। उसके बाद मैं पुश 02 करता हूँ तो वो 55 को पुश करता है। यहाँ पे 35 है, मैंने बताया नहीं है, पर 51 में 34 है, 52 में 55 है, ऐसे देखना है हमको। तो 51 खाली नहीं है। ये जो डायग्राम है उसमें 51 इज़ नॉट एम्प्टी। 51 में क्या है 34 और 52 में 55 है। अब जब हम आगे जाते हैं तो पुश 3 करते हैं, तो पुश 3 करते हैं तो जो R3 है वो पुश होता है तो वो जाता है 53 में और हमारा स्टैक पॉइंटर भी 53 को पॉइंट करता है। तो SP क्या पॉइंट करता है टॉप ऑफ द स्टैक, यहाँ तक भरी हुई है। तो जैसे कि 51 में 34 होगा, 52 में 55 और 53 में 77। तो यहाँ पे तीनों लोकेशन भरे हुए हैं। जब मैं पॉप करूँगा तो 1 बाय 1 डेटा में निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो आज हम ये 4 रजिस्टर के बारे में बात करेंगे।